नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के केंद्रीय बजट की, जिसकी घोषणा हाल ही में हो चुकी है। दरअसल न्यू दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का 7वां फुल बजट पेश किया गया। इसी के साथ ही न्यू टैक्स स्लैब में भी काफ़ी बदलाव किया। इसके कारण कई तरह के टैक्स पेयर की हालत खराब सी लग रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसका यह कारण रहा है कि जिन लोगों की आय यानी इनकम 3 लाख से कम है, उन्हें सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना, परंतु जिसकी इनकम 3 लाख से 7 लाख है, उन्हें 5% का टैक्स सरकार को देना है। तो वहीं 7 से 10 लाख तक कमाने वाले लोगों को 10% का टैक्स देना होगा। और यदि कोई बिजनेसमैन या सरकारी अफसर 12 लाख तक कमाता है तो उन लोगों को 20% का टैक्स देना होगा। और अंत में आते हैं वह लोग जो 15 लाख या उससे ज़्यादा की इनकम करते हैं, उन्हें सरकार को लगभग 30% का टैक्स देना होगा। यानी कि 15 लाख किसी की इनकम है तो उसे सरकार को 4.5 लाख का टैक्स देना होगा। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 30% हिस्सा अगर गवर्नमेंट को भी दे देगा तो उसके पास क्या ही बचेगा, जिसमें उसे LIC, बच्चों का स्कूल का खर्च, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मंथली का खाने का खर्च भी देखना होता है। और फिर आती है गवर्नमेंट की GST। अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो ऐसे में कैसे सेविंग कर सकते हैं? माफ कीजिएगा दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहे हैं, जिसकी आय 3 लाख से अधिक है। और जरा आप लोग ही सोचिए, जिन लोगों की आय सालाना 1.5 लाख से भी कम है, उन लोगों का क्या हाल होता होगा, जिनको टैक्स तो नहीं देना होता, परंतु उन लोगों को GST और महंगाई मार देती है। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि न्यू टैक्स स्लैब कैसा लगा। दरअसल दोस्तों, देश के हर नागरिक को यह पता होना चाहिए कि सरकार हमारे दिए गए टैक्स का आखिर कर क्या रही है, यानी कि वह पैसा कहाँ खर्च कर रही है। क्या वह किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है, या ट्रेवल्स पर कितना खर्च कर रही है, और भारत की महिलाओं के लिए कुल कितना खर्च कर रही है, और देश के आम नागरिकों पर कितना खर्च कर रही है, जैसे कि हमारी सुरक्षा एजेंसी और सेनाओं के लिए कितना खर्च किया जाएगा। इसी तरह की तमाम बातों का देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए, चाहे वह टैक्स देता हो या नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। दरअसल निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि इस साल उन्होंने रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, छोटे घरेलू उत्पाद यानी कि MSME और मध्यम वर्गों पर विशेष ध्यान दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के तहत लगभग 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। और अगर आगे बजट की बात करें तो सरकार अब 4 मुख्य जातियों पर ज्यादा फोकस करेगी। दोस्तों, इसका मतलब कोई जाति या धर्म नहीं है, इसमें केवल लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें युवा, महिलाएं, गरीब व्यक्ति और अन्नदाता यानी कि फार्मर को भी शामिल किया गया है। यानी कि सरकार अब इन 4 वर्गों के लोगों को ऊपर उठाने का काम करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें भारत के 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। दोस्तों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत की सरकार 80 करोड़ लोगों को, वो भी 5 किलो गेहूं देकर साबित क्या करना चाहती है? अगर वह नौकरियों के अवसर लोगों को प्रदान कर दे तो 5 किलो राशन देने की नौबत ही नहीं आएगी। दरअसल हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना कोई सरकार की उपलब्धि नहीं है। इससे यह पता चलता है कि वहाँ कितनी बेरोजगारी है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे बजट की ओर कि इसमें आखिर ऐसा क्या खास है। दरअसल इस बजट की थीम यह है कि इसमें 4 मुख्य तत्वों को शामिल किया गया है। पहले पे आता है रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, दूसरे पर आता है कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल, तीसरे पर आता है MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी घरेलू उद्योग, और चौथे में मध्यम वर्ग के लोगों पर अधिक ध्यान दिया है। और अगर आगे बात करें तो विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं दी गई है, जिसमें पहले नंबर पर कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता यानी कि एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया है। तो वहीं दूसरी प्राथमिकता रोजगार, कौशल प्रशिक्षण या स्किल, तीसरी में समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, चौथे में विनिर्माण और सेवाएं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, पांचवी प्राथमिकता जो है दोस्तों वह अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास है। आगे छठे नंबर पर ऊर्जा सुरक्षा है। तो वहीं सातवें पर अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जिसमें सड़क, बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज आदियों का निर्माण होगा। आठवीं प्राथमिकता नवाचार, अनुसंधान और विकास है, यानी इसमें इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट आएगा। तो वहीं अंतिम प्राथमिकता में अगली पीढ़ी का सुधार है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों पहली प्राथमिकता की, जिसमें कृषि उत्पादकता और अनुकूलनीयता है, जिसके लिए अब सरकार 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र खोलने जा रही है। साथ ही 1 करोड़ किसानों को यह भी बोला गया है कि अब से वह नेचुरल फार्मिंग करेंगे, जिसके लिए किसानों को लगभग 2 साल का समय दिया गया है। तो आगे बागवानी फसलों को 100 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी, जिसके लिए सरकार ने 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दूसरी प्राथमिकता की, जिसमें रोजगार और कौशल प्रशिक्षण है, जिसके लिए सरकार योजनाओं को लागू करेगी। पहली में यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार रोजगार के लिए जाएगा तो उसे सरकार 15,000 रुपये 1 महीने में देगी।
जिसका भुगतान सरकार 3 महीने में करेगी, जिसमें 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। दूसरा आता है विनिर्माण क्षेत्र में। अगर कोई व्यक्ति पहली बार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रोजगार प्राप्त करता है तो ईपीएफओ में सरकार उसे 4 लाख का योगदान करेगी। तीसरे में आता है कि जो नियोक्ता एम्प्लॉयर हैं उन्हों को सरकार ईपीएफओ में 3,000 तक का अंशदान 2 साल तक करेगी। चौथे नंबर पर दोस्तों 20 लाख युवाओं को अगले 5 सालों में स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा, जिसके लिए 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। और वहीं 5वें स्थान पर अगले 5 साल के लिए 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी, जिसके लिए 5,000 रुपये का भत्ता सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी के साथ सरकार ने कहा है कि जो लोग अपने ही देश में रहकर हायर एजुकेशन करते हैं उन्हें 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, जो कि अच्छी बात है। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों सरकार की ये स्कीम आपको कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी प्राथमिकता की ओर, जिसमें मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय की बात की है। दरअसल आगे बात करें तो यहाँ पर सरकार द्वारा एक नई योजना बनाई गई है जिसका नाम पूर्वोदय योजना है, परंतु इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल है, जिसका दूसरा नाम विकास भी विरासत थी है। साथ ही अमृतसर कोलकाता के कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। यही नहीं, साथ ही महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, जिसमें पुरुषों को दूर दूर तक शामिल नहीं किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के द्वारा 63,000 गाँवों को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों के आर्थिक स्तर को भी सुधारा जाएगा। तो वहीं आगे भारत के पूर्वोत्तर शहर में 100 से ज्यादा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं खोली जाएगी। चलिए आगे आते हैं आंध्र प्रदेश पर, जिसको सरकार ने 15,000 करोड़ की सहायता दी है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार को 26,000 करोड़ की सहायता दी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्राथमिकता नंबर 4 पर, जिसमें विनिर्माण और सेवाएं शामिल है, जिसमें एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। साथ ही 12 इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा और इसमें फूड सुरक्षा के लिए 100 लैब्स का भी निर्माण होगा। इसके साथ ही 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन इकाई स्थापित की जाएगी। आगे आती है 5वीं प्राथमिकता, जिसमें शहरी विकास शामिल है, जिसके अंतर्गत 14 बड़े शहर जिसकी जनसंख्या 30 लाख से अधिक होगी, वहां पर अधिक मात्रा में डेवलपमेंट किया जाएगा। तो वहीं आगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्राथमिकता नंबर 6 पर, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा आती है, जिसके अंतर्गत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की गई है, यानी कि इसमें आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने वाली है। तो वहीं 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली मिलने वाली है। चलिए आगे आते हैं 7वीं प्राथमिकता पर। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जिसमें सरकार की कुल जीडीपी का 3.4% हिस्सा खर्च होने वाला है, जो कि 11,11,111 करोड़ रुपए होते हैं। तो वहीं असम, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पुनः निर्माण के लिए 11,500 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। तो बिहार में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपथ मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। सेकंड नंबर पर नालंदा विश्वविद्यालय एक गौरवशाली स्थान दिलाने के अलावा नालंदा का एक पर्यटन स्थान के रूप में विकास किया जाएगा और इसमें ओडिशा भी शामिल किया गया है, जिसमें पर्यटन स्थानों, मंदिरों, कारीगरी, वन्य जीव के सौंदर्य का विकास किया जाएगा। आगे आते हैं 8वीं प्राथमिकता की ओर, जिसमें नवाचार, अनुसंधान और विकास आता है। तो इसमें नेशनल इनोवेशन फंड का निर्माण किया जाएगा। तो वहीं 1,000 करोड़ रुपए स्पेस इकोनॉमी के लिए दिए जाएंगे। आगे आती है हमारी 9वीं प्राथमिकता, जिसमें अगली पीढ़ी के सुधार के लिए जगह दी गई है। तो वहीं इसमें एक भू आधार होगा, जिसका एक तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिसमें एक योजना को शामिल किया गया जिसका नाम एनपीएफ वात्सल्य है, जिसका मतलब जो बच्चे एडल्ट नहीं हुए हैं उनके लिए उनके माता पिता के द्वारा दिए गए अंशदान को एनपीएफ योजना कहा गया है। दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।